अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम खान। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करने वाले हैं कि जामे कराची के शोबे मालियात की जानिब से तलबा और तलबात की जो स्कॉलरशिप की रकम है वो दीगर मामलात में जो है वो गलत इस्तेमाल हो रही है और जो ज़रूरतमंद ज़हीन तलबा हैं उनको ये स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है, वो महरूम हैं। ये इंकशाफात सामने आए हैं। ये रकम कहाँ इस्तेमाल हो रही है और क्या वजूहत हैं कि जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है और दीगर जो स्कॉलरशिप्स जो एहसास प्रोग्राम के थ्रू जो बच्चों को पहुँचाई जानी थी वो क्यों नहीं मिल रही हैं, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं सफदर रिजवी और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर शुएब अहमद। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि इंकशाफ हुआ है कि जामे कराची में जो स्कॉलरशिप की रकम जो है वो दीगर कामों में खर्च करके तलबा को जो महरूम रखा जा रहा है। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो एहसास प्रोग्राम के थ्रू जो मिलनी थी वो भी हैं। 13 करोड़ की रकम है लगभग। तो ये कहाँ पर यूज़ हो रहा है पैसा, बच्चों को क्यों नहीं मिल रहा है स्कॉलरशिप की सूरत में? अच्छा देखिए, सूरत हाल ये है कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी में हो और अगर यूनिवर्सिटी जी में आपकी तरजीहात में बच्चे ना हो बल्कि दीगर चीजें आपकी तरजीहात हो, जबकि यूनिवर्सिटी जो होती है या कोई भी तालीमी इदारा वो जी सारे डिपेंड कर रहा होता है स्टूडेंट पर। अगर स्टूडेंट होंगे तो उन्हीं इदारा में होगा। लेकिन यहाँ जी जामे कराची में हम देखते हैं तो ये सूरत हाल उलट है। ये स्कॉलरशिप आज की नहीं है, पिछले 2 से 3 सालों की स्कॉलरशिप है जी। और 100 से ज्यादा स्कॉलरशिप हैं। ये ठीक नंबर ऑफ स्कॉलरशिप 900 से ज्यादा है जो बच्चों को नहीं मिल सकी हैं। ठीक। इसमें बैचलर और मास्टर प्रोग्राम की स्कॉलरशिप है और इसमें होता ये रहा है कि पैसे आते रहे, एचईसी से भी आते रहे, फेडरल एचईसी से भी आते रहे, जी इन एचईसी से भी पैसे आते रहे स्कॉलरशिप की मद में। इसी तरह एहसास प्रोग्राम की है और 1 से 2 और मजीद स्कॉलरशिप्स हैं। लेकिन ये स्कॉलरशिप्स की जब रकम आती है तो जो डायरेक्टर फाइनेंस कराची यूनिवर्सिटी के मौजूदा हैं और इसके पहले जो डायरेक्टर फाइनेंस थे, यानी जो पूरा इनका जो फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम है इनका, वो समझ लें कि ये बच्चों की स्कॉलरशिप बजाय बच्चों पर खर्च करने के, बच्चों को देने के, ये स्कॉलरशिप की रकम जी दीगर वक्त खर्च कर देता है। कभी तनख्वाहों में, कभी पेंशन में, कभी मुलाजमीन का दबाव बढ़ता है तो लीव इनकैशमेंट दे दिया जाता है करोड़ों रुपए का। असातिज़ा का दबाव बढ़ता है, असातिज़ा को लीव इनकैशमेंट दे दिया जी। जाता है। लेकिन जो बच्चे जो स्कॉलरशिप की जो क्राइटेरिया है उसको मीट करते हैं, उसके बाद उनका नाम आता है, शॉर्ट लिस्ट होते हैं वो, ठीक। फिर वो स्कॉलरशिप के दफ्तर के चक्कर लगाते रहते हैं कि हमें स्कॉलरशिप कब मिलेगी कब मिलेगी। उनको उन पे बकाया जात बढ़ते जाते हैं। इनकी एग्जामिनेशन फीस है, उनकी रजिस्ट्रेशन फीस है, इनकी इनरोलमेंट फीस है, इसी तरह। लेकिन वो 1 से 2 साल होते हैं, 2 से 3 साल होते हैं और ठीक। वो चक्कर लगाते रहते हैं। उनको कहा जाता है जी अब मिल जाएगी, अब मिल जाएगी, हमने यहाँ से करके भेज दिया, अकाउंट डिपार्टमेंट कब निकालेगा कुछ नहीं पता। ये सूरत हाल है जामे कराची में। ठीक। इसकी वजह से बच्चों में बहुत ज्यादा खराब है कि वो उसको विन कर चुके हैं लेकिन उनको नहीं मिल रही है। ठीक है सफदर रिजवी साहब, आप जरा कॉल पे रहिएगा। हमें अभी ज्वाइन किया है डॉक्टर शुएब अहमद ने, हम उनसे भी जान लेते हैं। सर, आप ये बताइएगा कि आपकी क्या राय है कि अभी जो जामे कराची में जो ये बेज़ाब्तियाँ शुरू हुई हैं स्कॉलरशिप्स को लेके, इस हवाले से आपकी क्या राय है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक आपके इस सवाल का ताल्लुक है, देखिए, स्कॉलरशिप के पैसे को या किसी भी पब्लिक मनी को किसी भी दूसरे काम में लाना, पहली बात तो ये है कि ये सरासर खिलाफ ज़ाब्ता है, खिलाफ कानून है। और इसकी न सिर्फ ये कि जितनी भी भरपूर अंदाज में इसकी मजम्मत की जाए, बल्कि जो लोग इसके ज़िम्मेदार ठहरे हैं उनको भी इसकी करार वाकई सज़ा दी जाए कि जो उन्होंने किसी एक फ़ंड में इस अंदाज से उन्होंने वो तब्दीली की। और ये ख़ुद बुर्द के ज़मरे में आता है क्योंकि ये पब्लिक मनी है और आप इसको अपनी मर्ज़ी से स्पेंड नहीं कर सकते। जिस हेड में जो अमाउंट होता है वो वहीं पर ही खर्च किया जा सकता है। अब इसमें ना कुछ सवाल उठते हैं जो कि बड़े ज़रूरी हैं जिनके ऊपर बात करनी। पहली बात तो ये है कि अगर हम हायर एजुकेशन के इस वक्त हालात ज़ार देखें ना, जो इस वक्त यहाँ हायर एजुकेशन में हो रहा है, अब पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के ना डिफरेंट लेडर हैं। हमारे यहाँ एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 100% गवर्नमेंट फंडेड हैं और उनके पास प्ली ये होता है कि जी हम चूँकि बहुत कम फ़ीसें लेते हैं, लिहाजा हमारे जो मामलात हैं जिसमें तनख्वाहें और दीगर मामलात हैं वो तमाम के तमाम पब्लिक फ़ंड से होते हैं, गवर्नमेंट उसको अफोर्ड करती है। इसके बाद हमारे यहाँ एक और बहुत बड़ी चेन है, मतलब एक लेडर है यूनिवर्सिटीज़ का, जिसके अंदर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है, बैरिया यूनिवर्सिटी है, एयर यूनिवर्सिटी है, कॉमसेट्स है, जो कि अपने आप को पब्लिक सेक्टर भी डिक्लेयर करते हैं और बहुत हैवी फ़ीसें भी चार्ज करते हैं। तो चूँकि हमारा भी मौजू इस वक्त पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का है और कराची यूनिवर्सिटी का है, तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये कि वाइस चांसलर साहब से लेकर नीचे तक जितने भी लोग हैं वो तमाम के तमाम इसके ज़िम्मेदार हैं।
जो भी डायरेक्टर फाइनेंस होता है वो इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर सकता, वो भी आगे किसी को आंसरेबल होता है। और ऐसी नौबत क्यों आई कि यूनिवर्सिटी के पास जो है वो तनख्वाहों की मद में पैसे नहीं थे, या दीगर उनके जो अल्ले तल्ले हैं उनके लिए पैसे थे लेकिन बच्चों के पैसे काट दिए गए। तो ये एक बहुत सीरियस ऑफेंस है। इसकी मैंने जैसे कहा पहले कि बहुत सीरियसली इसकी मजम्मत बनती है, और मजम्मत नहीं बनती बल्कि जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल हैं उनको आंसरेबल होना पड़ेगा। अब बदकिस्मती ये है कि उनसे जवाब कौन लेगा जहाँ एक पूरे सिस्टम का आवे कावा बिगड़ा हुआ हो। ठीक। अच्छा सर, ये भी देखा जा रहा है कि इंकशाफ ये भी हुआ है कि स्कॉलरशिप का जो फंड है वो मुसलसल सालाना गैर तरक्याती ग्रांट में मौसूल हो रहा है, जो कि 350 मिलियन से बढ़ चुका है। क्या ये इंकशाफ दुरुस्त है सर? देखिए, ये एक्यूरेट फिगर तो मैं नहीं कह सकता कि कितना है, लेकिन ये जरूर है कि ये स्कॉलरशिप का फंड अलग से आता है, ये अलग मांग है। इसमें ये नहीं होता कि आप कोई भी फंड उसमें सारे स्कॉलरशिप के पैसे निकाल के नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी से भी जो है एहसास प्रोग्राम तो खैर है ही स्कॉलरशिप के हवाले से, लेकिन किसी से भी जो पैसे आते हैं उसमें मुख्तलिफ हेड्स होते हैं। स्कॉलरशिप का हेड अलग होता है, तरक्याती हेड्स अलग होते हैं, इसकी रकम उसमें दी जाती है। लेकिन इसमें जो मामले जामिया कराची में ओवर एम्प्लॉयमेंट हुआ है और हर महीने जो है वो असातिज़ा और गैर तदरीसी अमला रिटायर हो रहा होता है, उनकी पेंशन के बर्डन्स हैं, ये सारे हैं। इस मामले तो ये कहा जाता है कि ज़ाहिर है अगर हम तनख्वाह रुकेंगे तो एक मुलाजिम आगे खड़ा हो जाएगा, एक उस्ताद आगे खड़ा हो जाएगा, पेंशन रुकेंगे तो रिटायर्ड लोग आगे खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये सबसे मजलूम तबका ये हमारे तलबा का ही है। हम इनकी स्कॉलरशिप जो है वो तो समझ रहे हैं कि देखे इस तरह से एहसान कर रहे हैं। हम नहीं देंगे तो तालिब इल्म क्या करेगा, बेचारा चक्कर काटता रहेगा, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उसकी सुनवाई नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर। जब डायरेक्टर फाइनेंस से बात की गई है इस हवाले से, तो उनका तो बयान बड़ा साफ, उन्होंने कहा है कि पहली जिम्मेदारी जो है वो तनख्वाहों का इजरा है। तो अगर हम तनख्वाहें जो हैं वो बच्चों की स्कॉलरशिप से देंगे तो फिर तनख्वाहें जो ओरिजिनल है वो कौन दे रहा है, वो कहाँ जा रही हैं, और तनख्वाहें देना किन की जिम्मेदारी है सर? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि जब आप अपने अखराजात को से ज्यादा बढ़ा लेंगे, जब ओवर एम्प्लॉयमेंट होगी आपके यहाँ, आपका जाएगा, कुछ तो होगा। लेकिन उसमें भी देखिए असल चीज होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है वो यही करता है, हर तबके को बैलेंस लेके चलता है। जो तनख्वाहदार है, जो पेंशन वाला तबका है, जो असातिज़ा हैं, जो तालिबे की स्कॉलरशिप के मामला हैं, जो दीगर टेंडर्स हैं, उनके अपने अखराजात हैं, दीगर तरक्याती और गैर तरक्याती चीजें हैं। लेकिन अगर एक फाइनेंशियल मैनेजर को उसकी फाइनेंस की मैनेजमेंट ही नहीं आती है और वो सारा का सारा पैसा एक कमा देता है, ठीक है ना, तो फिर उसमें यही होगा कि जाहिर है एक तबके को जो है वो वक्त पे तनख्वाह भी मिल रही है, वक्त पे पेंशन भी मिल रही है, भी पूरे हो रहे हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो तालिब की बात आती है, जो किसी भी तालीमी इदारे की रीढ़ की हड्डी है, तो बगैर तालीमी इदारा चलता ही नहीं है। अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तालीमी इदारा कैसे रन करेगा? अगर तालीम नहीं है तो डिपार्टमेंट ही बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो कम तरजीह, सबसे कम तरजीह दी जाती है तालिब इल्म को दी जा रही है, ये नजर आ रहा है। अच्छा डॉक्टर शुएब, आप ये बेहतर नहीं समझते अगर हम ऑडिट की बात कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी की बजाय अगर एचईसी की जानिब से प्राइवेट अकाउंट स्टूडेंट्स के बना दिए जाएं ताकि जो फंड्स हैं वो डायरेक्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनके अकाउंट्स में आ जाएं, इससे बहुत सारे मसाइल हल भी हो सकते हैं। अब देखिए, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या ऐसे स्टूडेंट्स के डायरेक्ट अकाउंट्स बना दिए जाएं और उनमें उनकी जो पैसे हैं उनको डायरेक्ट भिजवा दिया जाए, तो आम तौर पे होता ये है कि एक जॉइंट अकाउंट ही बनता है। स्कॉलरशिप के हवाले से तो मैं कोई बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन अमूमन जो ये एचईसी की ग्रांट आती है, जब आप कोई एचईसी का प्रोजेक्ट विन करते हैं तो यूनिवर्सिटी का और उस जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होता है उसका एक कंबाइंड अकाउंट बनता है, और उस अकाउंट में वो पैसे आते हैं जिन पैसों को फिर नीड एज़ पर नीड जो है वो रिलीज़ करवाया जाता है। तो इसमें अकाउंट पार्शली जॉइंट अकाउंट बनता है। अब यहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ के पास जो एक आप कह लीजिए कि वीटो पावर है या लाइसेंस टू यूज़ दैट मनी है, वो ये है कि जो भी चेक वहाँ से बनता है एचईसी का, वो वाइस चांसलर के नाम पर बनता है। और ये वो सेगमेंट है या ये वो पहलू है जहाँ से आकर ये तमाम की तमाम जो कह लीजिए ना कि ये गड़बड़ शुरू होती है, क्योंकि वाइस चांसलर की आंखें और कान और जो है वो उसके अपने जो ऑडिट के लोग होते हैं या अकाउंट्स के लोग होते हैं वो लोग होते हैं। तो लिहाजा
वो फिर वाइस चांसलर ने आकर उसको जब जमा करवा दिया, वाइस चांसलर के नाम पर वो चेक आएगा और वो जब अकाउंट्स में जमा हो गया, यूनिवर्सिटी अकाउंट में वो जमा होता है, तो वहाँ पर फिर उसको मनूवर करने का इनको मौका मिल जाता है। तो अगर तो इंडिपेंडेंट स्टूडेंट के पास आए, और ज़ाहिर है स्टूडेंट ने इतनी ज़्यादा अंडरटेकिंग दी होती हैं कि उसके लिए बच के निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और हमने माजी में भी देखा है कि मुख्तलिफ HEC के लेवल्स हैं जिसके ऊपर अगर ऐसे लोग, जो ऐसे स्टूडेंट जो किसी गैर जिम्मेदारी का मर्तकब होते हैं, तो उनको चेक करने के बहुत सारे लेवल हैं। तो वो इतनी आसानी से आप पब्लिक मनी को लेकर निकल नहीं सकते, या इतनी आसानी से उसको हज़म नहीं कर सकते। तो बेस्ट तरीका तो यही होगा कि अगर स्टूडेंट के डायरेक्ट अकाउंट के अंदर आए। इसमें मैं यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल देते चलूँ। एक यूनिवर्सिटी में जो मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है वो यही है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिसर्च के हवाले से एक का डिपार्टमेंट होता है, और एक फ़ंडिंग मुझे इसकी मिली, और वो पहले 6 महीने तक तो यूनिवर्सिटी को पता ही नहीं था कि वो पैसे हमारे पास आ चुके हैं, हालांकि उसके ऊपर तमाम ज़िम्मेदाराना के उस चेक के ऊपर साइन थे। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या, अब इस पे क्या रोना रोए और क्या किया जाए। लेकिन बेहतर यही है कि अगर ये फ़ंड्स हम डायरेक्ट स्टूडेंट्स को शिफ्ट करें तो उससे काफ़ी हद तक जो हकदार हैं उनको उनका हक मिलने की उम्मीद है। अच्छा सफदर सर, आप ये बताइए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से रब्ता कर रहे हैं, ज़ाब्तों से रब्ता कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनका नाम जो है वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में मौजूद तो है लेकिन उनको स्कॉलरशिप मिल नहीं रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टूडेंट फाइनेंशियल एड डिपार्टमेंट से, तो वो कहते हैं कि हमारी तरफ से तो काम मुकम्मल हो चुका है। तो फिर कौन जो है सर ये रुकावट बन रहा है? सबसे जो अहम मसला है, सबसे अहम मसला है, जो इदारे स्कॉलरशिप के मद में रकम देते हैं, ये उनका भी काम है कि इसको स्क्रूटनी करे, विजिलेंस रखे कि जो हमने स्कॉलरशिप के मद में रकम दी है आया कि वो उसको मुस्तहक को मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर HEC दे रही है रकम, तो HEC का काम है उसको देखे कि ये रकम तालिब इल्म तक जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर एहसास प्रोग्राम के नाम पर फेडरल गवर्नमेंट रकम दे रही है तो उसको चाहिए कि उनका ऑडिट करे कि एहसास प्रोग्राम के नाम पे जो हमने आपको रकम दी थी वो रकम तालिब इल्म को मिली है कि नहीं मिली है, कितनी स्कॉलरशिप दी गई थी, कितनी तलबा को मिली है, कितनों को नहीं मिली, और नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली। एक ऑडिट का एक सदर और एक निजाम है। अगर ये एप्लीकेबल नहीं होगा तो फिर ऐसा ही होगा जो आपके सामने आ रहा है। हम ये देखते हैं कि ये चाहे HEC हो, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे सिंध गवर्नमेंट हो, या चाहे सिंध HEC हो, ये अपनी जान छुड़ा लेते हैं कि हमने आपको फंड ट्रांसफर कर दिया है, और ये सोचते हैं कि हाँ भाई बच्चों को यकीन मिल गया होगा। लेकिन हमें असल बात ये है कि इसको पीछे जाना पड़ता है, देखना पड़ता है, उसको ऑडिट करना पड़ता है। ये या अगर कोई यूनिवर्सिटी है, जामिया कराची हो या कोई दूसरी यूनिवर्सिटी हो, और वो ऑडिट के मद में एक नोट बना के दे दे कि हाँ इस तरह की एक स्कॉलरशिप जो है वो हमने जारी कर दी है, लेकिन इसको करने की जरूरत है कि क्या वाकई ये स्कॉलरशिप गई भी है कि नहीं गई। और अब चीजें तो आया हो गई हैं, आपने देखा होगा कि ये मीडिया में आ गई है ये चीज, और बाकायदा एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप ने इसको हाईलाइट किया और उसको बताया कि ये तकरीबन 900 से ज्यादा बच्चे हैं, कई साल के हैं, जिनको ये स्कॉलरशिप से महरूम हैं। तो अब तो जो इदारे स्कॉलरशिप दे रहे हैं उनको नजर आ रहा है, अब तो उनको चाहिए कि वो आए, जामिया कराची से पूछें, ऑडिट करें कि भाई ये क्यों नहीं दिया जा रहा, ये रकम कहाँ आखिर चली गई है, कहाँ इस्तेमाल हुई है। अच्छा डॉक्टर शेख, मैं आपसे जानना चाहूँगी, बताएं कि इसमें आप HEC का रोल क्या देखते हैं? क्योंकि अभी जामिया कराची में सिंध में ये मसला शुरू हुआ है कि बेज़ाब्तियाँ जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं, और जो यूनिवर्सिटी में जो स्कॉलरशिप के मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये ना हो कि फिर ये भेड़चाल बन जाए, अभी कराची में शुरू है, फिर बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, इसको फॉलो करें और फिर ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो चीज़ को सफ़र करें। इस वाले से आप क्या कहेंगे कि HEC का रोल क्या होना चाहिए? देखिए 18वीं तरमीम के बाद ना, अब जब से ये सूबाई हायर एजुकेशन के जो इदारे बन चुके हैं, कमीशन बन चुके हैं, तो उसके बाद चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिसेंट्रलाइज हुई थी, और ख़्याल यही किया जा रहा था कि डिसेंट्रलाइज होने की वजह से जो मेन इस्लामाबाद में हायर एजुकेशन कमीशन जो वफाकी सतह पे काम कर रहा है, उस पर कुछ प्रेशर कम होगा और चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जो मकामी सतह पर, जैसे सिंध हायर एजुकेशन कमीशन है या पंजाब में हायर एजुकेशन कमीशन है, चीज़ें डिसेंट्रलाइज होने के बजाय उसमें बहुत ज़्यादा बदउनवानी अब होने लग गई है, क्योंकि इस्लामाबाद की हद तक हो सकता है लोगों के लिए एक्सेस करना मुश्किल था, हर कोई हर जगह से उठकर एक्सेस नहीं कर सकता था HEC को। लेकिन अब तो ये सूरत हाल हो गई है कि आए दिन हम देख रहे हैं कि स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो उनका तो अब यानी पूरा का पूरा जो एक एक्सचेकर है वो तो तमाम का तमाम डिस्टर्ब हो चुका है। तो इस लिहाज से होना ये चाहिए कि अकरबा परवरी को छोड़कर और जो नाजायज़ अपॉइंटमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा एक साइड पे करके इस एजुकेशन के साथ थोड़ा सा रहम करें। ये बहुत सारी जो हमारे मामलात हैं मुल्की, और जो ये आज हम देख रहे हैं, जो एक अफरा तफरी की जो कैफियत है,
इसमें जो लोग डिज़र्व करते थे कहत रिजाल पाकिस्तान में नहीं है। मैं बार बार ये कहूँगा, बार बार रिपीट करूँगा, पाकिस्तान में कहत रिजाल नहीं है। बहुत काबिल लोग मौजूद हैं, सिर्फ अपने लोगों पे ट्रस्ट करें, उन्हें मौका दें, उनको आगे लाएं, मेरिट पे आगे लाएं। ये अकरबा परवरी हायर एजुकेशन में इस वक्त जितनी अकरबा परवरी हो रही है, जिस अंदाज से बंदर बांट हो रही है, चाहे वो रिसर्च के ज़मन में हो, चाहे वो फंड्स के ज़मन में हो, चाहे वो प्रमोशंस के लिए हो, यानी एक ऐसी अफरा तफरी मची हुई है हायर एजुकेशन में कि जो भी मुतल्लिका इदारे हैं, हायर एजुकेशन कमीशन का जो भी जिस सूबे के लिए है, उसको चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करे, इस मुल्क को बचाए। एजुकेशन को बचाएंगे, मुल्क को बचाएंगे। एक सिंपल सा इसका आंसर है कि एजुकेशन बचेगी तो मुल्क बचेगा। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी सफदर रिजवी और डॉक्टर शुएब अहमद। नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, जामिया कराची के महकमा मालियात से मिलने वाले जो अदाद शुमार है वो ये बताते हैं कि एहसास प्रोग्राम फ़ेज़ 1 और 2 की 260 स्कॉलरशिप की रकम जो है वो 1 करोड़ से ज़ायद है, जो तलबा को अभी तक मिल भी नहीं पाई है। इस तरह अगर हम सिंध HEC की बात करते हैं तो 33 स्कॉलरशिप की रकम जो है वो 39 लाख रुपए और प्राइम मिनिस्टर रीइंबर्समेंट स्कीम की जो रकम है वो 75 स्कॉलरशिप की रकम 80 लाख रुपए और HEC नीड बेस 700 स्कॉलरशिप की रकम जो है वो 10 करोड़ से ज़ायद है। नाज़रीन, हमारी यही अपील है हुकूमत से कि जो भी जामिया कराची में मामला चल रहे हैं, बच्चों को उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं स्कॉलरशिप की सूरत में, उनका जो हर्ज हो रहा है पढ़ाई का और उनको जो प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, उनको जल्द अज जल्द सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाए ताकि ये जो हर्ज है पढ़ाई का और उनको जो ज़हनी तनाव है उससे निपटा जा सके। इसी के साथ नाज़रीन, अपनी मेज़बान मरीम खान को दीजिए इजाज़त। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में, एक नए मौजू और मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।